हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो डियर स्टूडेंट, आज का जो क्लास है, आज का जो हमारा सेशन है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड पर आधारित रहने वाला है। यानी सामान्य तौर पर बात की जाए तो जो राजनेता होते हैं यानी जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनके पास इतनी ह्यूज मनी यानी कि इतना पैसा कहाँ से आता है, उन पर बात करेंगे। आइए उससे पहले हम क्लास को कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये भी क्लास लंबा रहने वाला है, इसलिए इसको क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है। क्योंकि इसको क्लास में अगर कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे तो इसको समझना और भी आसान हो जाएगा। आइए बात करते हैं आखिर इसकी रणनीति पर, इसकी स्ट्रेटजी पर। तो क्या रहने वाली है इसकी स्ट्रेटजी, तो इसको बता देते हैं कि हम जब इसका पहला सेगमेंट डिवाइड करने वाले हैं उसमें हम रखने वाले हैं वाई इन न्यूज़, यानी आखिर इस टॉपिक का न्यूज़ में रहने का कारण क्या है, उस कारण को जानने की कोशिश करेंगे हम इसमें कि आखिर इलेक्ट्रल बॉन्ड है जो किस वजह से न्यूज़ में है। देन सेकंड सेगमेंट की बात करते हैं, तो सेकंड सेगमेंट के रूप में हम जानने की कोशिश करेंगे इसके बारे में, आखिर व्हाट इज इलेक्ट्रल बॉन्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रल बॉन्ड, आखिर इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है, इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, किस प्रकार से मनी को डिवाइड किया गया या किस किस प्रकार से मनी को रिलीज की जा सकती है। देन इसी प्रकार से अगर तीसरे सेगमेंट की बात करें तो इसके रेफरेंस की बात करेंगे, इसके रेफरेंस की बात करेंगे। अरे यार, रेफरेंस की बात करेंगे हम। रेफरेंस में क्या देखने वाले, रेफरेंस में हम देखने वाले कि जो न्यूज़ का कारण है उसको हम क्या डिटेल में देखेंगे, आखिर क्या क्या बात कही गई है जो न्यूज़ में रहने के पीछे। देन अगर नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं तो हम इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके बैकग्राउंड में जो लॉज वगैरह हैं वो लोग कहाँ कहाँ से आए, या अब तक किस प्रकार के लॉज वगैरह थे, प्रिंसिपल्स थे इससे रिलेटेड, उन पर बात करेंगे। देन बात करते हैं तो इसमें जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट रहने वाला है जिसको हम नंबरिंग करते हैं, तो नंबर 5 है जो हमारा सेगमेंट नंबर 5 है, वो कौन सा रहने वाला है। इसमें हम एक बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, बॉडी के बारे में। बॉडी की बात करें तो इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे, CIC को डिस्कस करेंगे। CIC क्या, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को डिस्कस करेंगे इसमें। और इसके बीच में जो हमारी गवर्नमेंट और बॉडी के बीच में क्या क्या वार्तालाप हुई है, क्या क्या वार्तालाप नहीं हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। देन अगर इसके 6 सेगमेंट की बात करते हैं तो इसमें हम एनालिसिस को लेके चलेंगे। किसी बात कर रहे हैं डियर, एनालिसिस। जब एनालिसिस की बात करते हैं तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे हम इसमें, इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। देन उसके बाद में अगर सेगमेंट 7 की बात करते हैं तो इसमें गवर्नमेंट का स्टैंड जानने की कोशिश करेंगे। क्या जानने की कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट का स्टैंड को देखने की कोशिश करेंगे। आखिर गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, क्या स्टेप लिए गए हैं अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा इससे रिलेटेड, या क्या क्या प्रयास किए गए हैं इसमें सुधार के लिए गवर्नमेंट के द्वारा। और देन जो हमारा लास्ट सेगमेंट रहने वाला है सेगमेंट नंबर 8, उसमें हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर प्लान। क्या डिस्कस करेंगे डियर, फ्यूचर प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर भविष्य में इसको कैसे लेके चला जा सकता है, कैसे नहीं लेके चला जा सकता। तो इन क्लास को या इन डिविजन्स को हम एक एक करके यानी 1 by 1 करके इनको डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। मैं आपको बता दूं कि आपको प्रत्येक सेगमेंट बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाला। क्लास को जब आप रीड करें तो उससे पहले एक A4 साइज की शीट ले लें, उसमें जो भी तमाम बातें, क्योंकि सारी की सारी बातें मेंशन नहीं की जाती है ब्लैक वाइट बोर्ड पे, तो क्या होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होती है जो वैसे ही नॉर्मली बोल दी जाती है, तो उन इन्फॉर्मेशन भी आपको नोट डाउन करना आवश्यक है। क्योंकि क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। आइए स्टार्ट करते हैं 1 by 1 करके एक एक स्टेप को। तो आइए डियर बिना किसी देरी के देख लेते हैं आखिर हमारा फर्स्ट सेगमेंट क्या है। तो जब हमारा फर्स्ट सेगमेंट की हम बात करते हैं तो इसका न्यूज़ का कारण जानेंगे।
तो न्यूज़ में कारण की जब देखते हैं तो अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया। क्या आया? एक डिसीजन आया। किसका? सुप्रीम कोर्ट का। क्या डिसीजन था कि एक बॉडी थी, एक ADR नाम करके एक बॉडी थी, ठीक है, इसको बोलते हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या बोलते हैं इसको? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है डियर। तो इस बॉडी के द्वारा क्या किया गया, ये एक NGO है। क्या है ये? एक NGO है जो इलेक्ट्रल संबंधित या फिर इलेक्शन संबंधित तमाम मुद्दों पर बात करती है। तो इस बॉडी के द्वारा क्या किया गया, एक याचिका यानी एक PIL जारी की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। और उस PIL में कहा गया कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, जो ये चुनाव बॉन्ड है, ये क्या नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाला, ये ब्लैक मनी और ये करप्शन को बढ़ावा देगा, ऐसा कहा गया है। कब कहा गया? जो तमिलनाडु, असम और जो आपके पांडिचेरी के होने वाले इलेक्शन है अभी अप्रैल के बाद में, तो उनसे पहले इसको जारी किया गया ताकि बॉन्ड्स को रोका जा सके। लेकिन वही पलट के जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि इसको क्या कर दिया, इसको खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा कहा गया और इनको 1 अप्रैल से क्या किए जाएंगे, कंटिन्यू किए जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से तो ये न्यूज़ में रहा। लेकिन इसके अन्य और कारण जान लेते हैं जिनकी वजह से ये न्यूज़ में रहता है, आज से पहले रहा है या अब तक रहा। आपका कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा। हम पूरे साल के अंदर कितनी बार ये न्यूज़ में रहा वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर इसका सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं जिसकी वजह से न्यूज़ में रहा, तो उस सेकंड पॉइंट को क्या कहते हैं कि जो CIC बॉडी थी, एक बॉडी थी CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इनके द्वारा क्या किया गया, एक RTI नाम का एक्ट है, 2005 का एक एक्ट है RTI, जिसको बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई इस बॉडी के द्वारा, लेकिन परिणाम क्या निकला, इसको भी खारिज कर दिया गया। खारिज करने का रीज़न क्या था कि राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि इसका कहना था कि जनता का राइट है, जनता का अधिकार है कि वो सूचनाओं को जाने कि गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है डियर। तो इन्होंने क्या किया, मना कर दिया कि भाई गवर्नमेंट की सूचनाएं नहीं दी जाएगी या पब्लिश नहीं की जाएगी। उसको हम नेक्स्ट सेकंड और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देन अगर नेक्स्ट फेज की ओर बात करें तो एक अमेंडमेंट बिल लाया गया, फाइनेंस अमेंडमेंट बिल। उसमें क्या था कि 40% इंफॉर्मेशन कम से कम गवर्नमेंट की जनता तक पहुंचानी थी। भाई जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती है, चलो मानते हैं कुछ इंफॉर्मेशंस ऐसी होती है, अनसर्टेनिटी वाली होती है या फिर क्राइसिस वाली होती है, उनको नहीं लाया जाता। जैसे बात करें डिफेंस मिनिस्ट्री की, कुछ इंफॉर्मेशंस होगी वो जनता को बिल्कुल नहीं अवगत करवानी चाहिए। लेकिन जो फंडिंग वाली है कम से कम वो तो जनता को बताना चाहिए ना, क्योंकि जनता का पैसा, इनकम टैक्स का पैसा, अगर ये चंदा भी देते हैं, अगर ये फंड करते हैं नॉर्मली भी, तो वो भी उनको पता तो होना चाहिए ना जनता को भी हमारे पैसे का कहाँ यूज किया जा रहा। तो इनके द्वारा इस अमेंडमेंट बिल में क्या कहा गया कि इसको भी कैंसिल कर दिया गया कि हम किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। अगर इसमें उदाहरण के तौर पर बात करें तो जो PM केयर फंड है, जो अभी पेंडेमिक पीरियड में, कोविड-19 पेंडेमिक पीरियड में जिसका यूज किया गया है, ये जनता के द्वारा क्या किया गया, उसमें फंड में पैसा डाला गया, लेकिन फंड का ब्यौरा फिर जनता को वापस नहीं दिया गया कि इस पैसे का कहाँ यूज किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो इन तमाम कारणों की वजह से ये न्यूज में रहा। अब आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है इलेक्ट्रल बॉन्ड। देन नेक्स्ट सेगमेंट्स की ओर चलेंगे। उसका कारण यह है कि पहले हम अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड को जान पाएंगे तो ही हम अच्छी तरह से एनालिसिस या फिर उसके रेफरेंस को देख पाएंगे, क्योंकि हमको सबसे पहले पता तो होना चाहिए ना कि हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हमको वही चीज़ें पता नहीं। तो आइए जान लेते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में। तो हमारा जो सेकेंड सेगमेंट था वो क्या था, व्हाट इज इलेक्ट्रल बॉन्ड एंड अबाउट, और इसके बारे में क्या देखेंगे, पूरा कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे। तो इसका नॉर्मली बात किया जाए तो इसको डेफिनेशन के रूप में देखा जाए तो कैसे देखेंगे, डेफिनेशन के रूप में। तो डियर इसको हम एक डेफिनेशन के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यानी क्या है ये, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि एक पैसा देने का उपकरण है, ओके, फॉर मेकिंग डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। और इसको किस लिए बनाया गया था कि पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने के लिए बनाया गया। कब बनाया गया इसको, जब बनाने की बात करते हैं तो 2017 और 18 में इसको एक इनके नियम जो रेगुलेशंस है, जो प्रिंसिपल है, उसमें चेंज किया गया। उसमें एक ये बजट था 2017-18 का जिसमें इसको मेंशन किया गया
कि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है वो जारी किए जाएंगे। उससे पहले क्या होता था, डायरेक्ट चंदा दिया जाता था लोगों के द्वारा। तो अगर इसको सामान्य शब्दों में बात करें तो सामान्य शब्दों में आते हैं तो आपने एफिडेविट देखा होगा गाँव में, जिसको स्टाम्प बोलते हैं। स्टाम्प क्या होता है, कुछ इस टाइप का एक परिपत्र होता है या एक पत्र होता है जो नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी किया जाता है। उसमें क्या होता है, जैसे कि इसका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, स्टाम्प का यूज किया जाता है। जैसे किसी से उधारी लेते हैं या कोई चीज़ उधार लेते हैं, ठीक है, या फिर उधारी देने वाला लिखता है कि भाई इतने इतने पैसे, तो इसकी वैल्यू होती है। जैसे कि मान ले जाए 100 रुपये का है, कितने रुपये का है, 100 रुपये का। तो इसमें नोटरी पब्लिक के द्वारा हमारा करेंसी नोट पर जो सिंबल होता है उसको लगाया जाता है, जिससे इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 100 रुपये हो जाती है। और इसकी वैलिडेशंस हो जाती है कि भाई इतने पैसे के बराबर इसकी वैल्यू है। जो उधारकर्ता से लिखवाया जाता है, किसके द्वारा, जो डोनर होता है, जो पैसे देने वाला होता है। तो भविष्य में अगर इससे पैसा अगर वो नहीं देता है तो ये क्या कहता है, ये बताता है कि इसके पास हमारे इतने पैसे। बस ऐसे ही कुछ क्या होता है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड होता है आपका। इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या होता है, ये भी एक परिपत्र होता है जिसपे करेंसी नोट, जो हमारा करेंसी होता है, जो रुपया पैसा होता है, उसी की तरह इस पे एक वैल्यू लगी होती है, जिससे ये वैल्यू डिसाइड होती है कि भाई कितने का है करेंसी या फिर ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड कितने का है। तो इसकी बात करते हैं तो इसको जारी किया जाता है 1000 के अमाउंट में, 10,000 के अमाउंट में और 1 लाख के अमाउंट में और 1 करोड़ 10 लाख, या इससे मैक्सिमम इसमें कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया गया। यानी कि जितना पैसे है या जितना कंपनी के पास पैसे है या किसी व्यक्ति के पास पैसे है तो वो अपने इच्छा के अनुसार क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता। तो इस प्रकार से इनके पास पैसे आते हैं। और जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड होता है वो पहले डायरेक्ट दिया जाता था 2017 से पहले, और 2017 के बाद में क्या कर दिया गया, उसको गवर्नमेंट के थ्रू लाने की कोशिश की। गवर्नमेंट में एक बैंक है जिसको इसमें क्या किया गया, डिसाइड किया गया कि इस बैंक के द्वारा ही जारी किया जाए, जो SBI बैंक है हमारा। कौन सा बैंक है डियर, तो प्रेजेंट में इसको SBI बैंक के द्वारा जारी करने की बात की गई है, ठीक है। तो इस बैंक के द्वारा इसको जारी किया जाएगा। तो आई होप आपको इलेक्ट्रोल बॉन्ड समझ में आया होगा और इसको किस किस अमाउंट में जारी किया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आइए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जिसमें हमने रेफरेंस की बात की थी। आखिर रेफरेंस में हम क्या देखने वाले हैं, आइए बात। तो डियर आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। नेक्स्ट सेगमेंट क्या था, इसमें रेफरेंस की बात की गई थी। आखिर ये किस रेफरेंस में लाया गया, यानी किस संदर्भ में आया है इलेक्ट्रोल बॉन्ड। तो इसके जो प्रेजेंट संदर्भ की बात करते हैं, प्रेजेंट रेफरेंस की बात करते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार है, जो हमारा सेगमेंट नंबर 3 हमने डिनोट किया था। तो जो सेगमेंट नंबर 3 की बात करते हैं हमारा, तो ये कौन सा था, आपका था रेफरेंस। तो रेफरेंस की बात करते हैं तो रेफरेंस में हमने आपको बताया था क्या थी, एक ADR नाम की एक NGO थी। क्या थी, एक ADR नाम की एक NGO थी, जिसके द्वारा क्या किया गया, एक PIL या फिर एक याचिका दायर की गई थी, ठीक है। क्या दायर की गई थी, याचिका दायर की गई थी। तो डियर ये जो ADR थी, इसको बोलते हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये एक NGO है जिसके द्वारा क्या किया गया, एक याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया जो तमिलनाडु और आपके असम और पांडिचेरी में जो होने वाले इलेक्शन है अप्रैल के बाद में, तो कहा कि ये बॉन्ड को आप जारी नहीं कर सकते। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा इनके द्वारा कि भाई क्यों नहीं जारी कर सकते, इनके द्वारा तर्क दिया गया, इनके द्वारा रीजन दिया गया कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है, यानी कि जो पावर में जो पार्टी है, उसके द्वारा इसका मिसयूज किया जा सकता है। मिसयूज कैसे किया जाएगा कि ये क्या करेगी, अगर इसको जारी किया जाएगा SBI के थ्रू, तो उससे क्या इसको ये पता लगा सकती है आसानी से कि भाई किसके द्वारा बॉन्ड जारी किया गया और किसके द्वारा नहीं किया गया। तो उससे क्या कॉन्फ्लिक्ट होने का डर रहता है। और दूसरी बात कि जो व्यक्ति इसको डोनेट करेगा इलेक्ट्रोल बॉन्ड को, या इलेक्ट्रोल बॉन्ड को जिस व्यक्ति के द्वारा खरीदा जाएगा, तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि जैसे कि पार्टी को हायर कर लिया गया। जैसे कोई बिजनेसमैन अगर पैसा देगा, चलो इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो उदाहरण लेते हैं तो क्या करते हैं, एक लीडर हो गया और एक बैंक हो गया और पब्लिक हो गई। तो पहले क्या होता था, 2017 से पहले तक पब्लिक के द्वारा डायरेक्ट इस पैसे को डोनेट किया जाता था, और
जनता को पता ही नहीं लगता था कि किस पार्टी के द्वारा या फिर किस एनजीओ या किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा कितने पैसे लीडर को दिए गए या जनता अपनी पॉलिटिकल पार्टी को दिए गए, ये पता नहीं लगता था। तो इसको पता करने के लिए इन्होंने क्या किया कि एसबीआई के थ्रू इसको जारी करना स्टार्ट कर दिया 2017 के बाद में। लेकिन क्या हुआ कि इसका भी पता लगाया जा सकता है, क्योंकि जो हम किसी भी देश का जो पैसा या फिर हमारे देश का जो पैसे को हम कंट्रोल करते हैं, किसके थ्रू कंट्रोल करते हैं, आइए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो कुछ 2 टाइप्स ऑफ पॉलिसीज होती है, जिसको एक को फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, एक को मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। जो बैंक द्वारा जो जितने भी बैंक वगैरह हैं उनको जो नियंत्रित किया जाता है, किसके माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा उनको नियंत्रित किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी भाई आरबीआई के हाथ में होती है वैसे तो, लेकिन आरबीआई वगैरह या फिर जो फिजिकल पॉलिसी जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह कार्य करते हैं, तो वो कौन होते हैं, कैबिनेट के सदस्य होते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं। यानी कि जो पावर में होगी सरकार, उसके द्वारा इसका भी मिसयूज किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा एडीआर के द्वारा बताया गया। तो ये बातें थी इसमें जो हमने डिस्कस की, आई होप आपको समझ में आई होगी। और इसके द्वारा कहा गया कि जो पावर में जो पार्टी है, इसको मतलब कि ये डोनेशन को एक रिश्वत के रूप में यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो इसमें क्या कि इसने जब सुप्रीम कोर्ट में अपना याचिका दायर की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया, इसको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या ब्रॉडकास्टिंग वगैरह में मददगार साबित होता है। ये कहकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको खारिज कर दिया गया। अब इसी प्रकार से हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं। आई होप आपको ये सेगमेंट अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं तो उसमें इसके बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करेंगे, यानी आज से पहले जो रूल रेगुलेशंस थे, जो नियम थे, वो क्या क्या थे, इसकी बात करते हैं। तो बैकग्राउंड जब हम देखेंगे तो बैकग्राउंड में क्या है हमारे, कि हम इसके रूल और रेगुलेशंस को देखेंगे। जो हमारा सेगमेंट नंबर 4 रखा गया था हमारे द्वारा, क्या बोलते हैं उसको, बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड की बात करते हैं तो आइए बैकग्राउंड को देख लेते हैं। तो जब बैकग्राउंड की बात करते हैं तो क्या डियर, हमने आपको बताया था कि 2017-18 का एक बजट पेश किया गया। क्या किया, बजट पेश किया गया। और इस बजट में क्या कहा था, इस बजट में मेंशन किया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो चंदा दिया जाएगा वो 20,000 से अधिक यदि होगा, जो चंदा 20,000 रुपये से अगर अधिक होगा तो वो क्या किया जाएगा, जनता को अवगत करवाना होगा उससे कि आपके पास जो 20,000 से अधिक जो चंदा आया है, जो फंड आया है, वो कहाँ से आया है। ठीक है, ताकि कल की जाए ऐसा ना हो सके कि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या कोई इंडस्ट्री आके बहुत ज़्यादा पैसा इनको डोनेट कर दे और जब ये पावर में आए तो इनसे कहा जाए कि भाई हमारी कंपनी वगैरह जो है आपके एरिया में लगाओ। चाहे उससे काफ़ी बार देखा भी गया ऐसे, जैसे असम कोयल फैक्ट्री वगैरह की बात की जाए या फिर वेस्ट बंगाल वगैरह में आयरन इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, इसी प्रकार के राजस्थान में नमक फैक्ट्री वगैरह की बात की जाए, तो ये सब क्या है कि वहाँ के जो लोकल पीपल थी उनको हार्म पहुँचाती थी या उनको हानि पहुँचाती थी। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ उनकी इंडस्ट्री डाली गई, उनकी इंडस्ट्री को लगाया गया, क्योंकि उन्होंने पहला चंदा दिया था पॉलिटिकल पार्टीज को। ठीक है डियर, तो इसमें कहा गया कि इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किए गए कि 20,000 से अधिक यदि चंदा आता है तो उसको इन्फॉर्म करवाना पड़ेगा। लेकिन ये तो इंडियन थे भाई, जुगाड़ सबका निकाल लेते। तो इन्होंने जुगाड़ निकाला कि 80 से 90% जो पैसा है हमारे पास कहाँ से आता है, लोकल जनता से आता है, और वो उसका अमाउंट क्या रहता है, 20,000 से कम रहता है। ये लॉजिक कर लिया, फिक्स कर दिया इनके द्वारा कि 80 से 90% जो चंदा है वो कहाँ से आता है, लोकल पीपल से आता है, और उसका अमाउंट क्या रहता है, 20,000 से कम रहता है। कर दिया इसको फिक्स। तो यानी कि अब इन्फॉर्म करवाने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो इससे सुधार के लिए आगे क्या किया गया अभी 2019-20 में कि इस जो अमाउंट को क्या कर दिया गया, 2,000 रुपये कर दिया गया कि अगर अभी यदि व्यक्ति के पास में, यानी कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास में यदि 2,000 रुपये का चंदा आता है, तो अगर 2,000 रुपये तक का आता है तो कोई बताना आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर 2,000 रुपये से अधिक चंदा आता है तो उसको क्या किया जाएगा, पब्लिक को बताना जरूरी है।
ठीक है। तो इसमें भी एक सुविधा की गई जो आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड है, कि आपको क्या करना होगा, इसके लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने होंगे। और बॉन्ड कौन जारी करेगा, SBI बैंक जारी करेगा। और बॉन्ड क्या करेगा, किसी व्यक्ति या किसी इंस्टीट्यूशन उसके द्वारा खरीदा जाएगा। अब वो कौन इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे उसके भी, जिसके द्वारा खरीदा जा सकता है। तो इसका और क्या क्राइटेरिया, इसका क्राइटेरिया रखा कि ये जो बॉन्ड है 15 दिन के अंदर ही जारी होंगे, 15 दिन के अंदर ही अंदर क्या होना चाहिए, ये पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में पहुंच जाना चाहिए। देखो कितना इफिशियंट वर्क कर रहा है। अगर इतना इफिशियंट तरीके से और भी सिस्टम वर्क करने लग जाए तो कंट्री कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। लेकिन ये 15 दिन के अंदर ही सारा काम कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति लोन वगैरह लेने जाता है कि 15 दिन में हो पाता कवर, 15 दिन में तो उसके डॉक्यूमेंट्स ही तैयार नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार से इसकी बात की गई। अगर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो किस पार्टी या किस व्यक्ति के द्वारा ये बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं, आइए बात करते हैं उस पर। तो डियर हम बात कर रहे थे कि जो ये बॉन्ड है, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, इनको जो जारी किया जाएगा तो कौन व्यक्ति हो सकता है या कौन सा इंस्टीट्यूशन, कौन सा संस्थान हो सकता है जिसके द्वारा इसको खरीदे जा सकते हैं। तो इसकी बात करते हैं तो इसमें एक एक्ट दिया गया है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 का एक एक्ट है, जिसमें कहा गया है कि वही व्यक्ति इस बॉन्ड को खरीद सकता है जो क्या होगा, SBI में जिसकी KYC हो रही होगी, यानी जिसका अकाउंट होगा, यानी नाउ योर कस्टमर, यानी KYC के अंदर जिनका खाता होगा, जिनका अकाउंट होगा, वही व्यक्ति क्या कर सकता है, इस बॉन्ड को खरीद सकता है। और उसके बारे में किसमें दे रखा है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 का एक्ट है, जिसके अंतर्गत ये बात बताई गई है। आइए अब देख लेते हैं आखिर, क्योंकि जो ये बॉन्ड है, जो बॉन्ड लाया गया, ऐसा तो नहीं है कि जितना हम बताया जा रहा है, जितना हम समझते हैं इतना आसान होगा। इसके लिए कई सारे ऐसे रूल और रेगुलेशंस होंगे, एक्ट होंगे, जिनमें अमेंडमेंट किया गया होगा गवर्नमेंट के द्वारा। आइए उन एक्ट्स को भी जानने की कोशिश कर लेते हैं हम आखिर कौन कौन से हैं एक्ट। तो डियर ये एक्ट्स की बात करते हैं, किन किन एक्ट्स में इनके द्वारा अमेंडमेंट किया गया। तो उसमें सबसे पहला आता है आपका फाइनेंस एक्ट 2017, जो अभी थोड़ी देर पहले हम इस पे बात भी किए थे। 2017 का जो फाइनेंस एक्ट था, यानी जो वित्त अधिनियम था, उसमें भी इनके द्वारा अमेंडमेंट किया गया। क्या अमेंडमेंट किया गया, जब वित्त की बात करते हैं तो इसमें कि जो पैसे का अमाउंट यानी 20,000 से 2,000 कर दिया गया। ठीक है, देन बात करते हैं RBI एक्ट 1937, इसमें भी इस बॉन्ड को लाने के लिए क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया, यानी कि अधिनियमित किया गया इसको। RBI एक्ट आप जानते हैं कि RBI जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसमें भी संशोधन किया है। देन बात करते हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, इसमें भी अमेंडमेंट किया गया कि भाई पब्लिक को इन्फॉर्म नहीं करवाएंगे अब हम। देन बात करते हैं इनकम टैक्स 1961 की, यानी कि जो इनकम टैक्स था उस एक्ट में भी अमेंडमेंट किया गया इनके द्वारा। क्या अमेंडमेंट किया गया, इसमें आपको बता देते हैं कि जो वो 20,000 का अमाउंट था, उसमें क्या कहा था कि इस पर भी अगर यदि ये भाई अवेयर करवाएंगे, अगर गवर्नमेंट को, जनता को अवेयर करवाएंगे, तो इस पर भी क्या टैक्स वसूला जाएगा। ऐसा इनका 2017 के पहले या 2017-18 का जो बजट था उससे पहले का जो रूल और रेगुलेशन थे, उसमें क्या कहा था कि जो इनके पास फंड आएगा उस पर भी टैक्स वसूला जाएगा। लेकिन इनके द्वारा तो बताया ही नहीं क्या टैक्स वसूल होगा कैसे। ठीक है, आई होप आपको ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी वो भली भांति रूप से समझ में आई होगी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहिए तो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट की ओर हमारा, जिसमें हम बॉडीज़ को डिस्कस करने वाले थे। वैसे मुझे जहाँ तक लग रहा है कि क्लास कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है, तो आज की क्लास को हम यहीं अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन द स्टडी अलाइन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और रिचन बैरवा के नाम से फेसबुक पेज है, जिस पर भी आप को कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड तमाम बातें वहाँ पे मिल जाती है, और सारी की सारी वीडियो दोनों जगह अवेलेबल है। थैंक यू।